बेसिकली बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है ड्यू में। 2 ही 3 क्वेश्चंस आते हैं। हिंदू लॉ से 1-2 क्वेश्चंस आएगा और मुस्लिम लॉ से 1 ही आएगा। लेकिन 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन मीन है। हर क्वेश्चन का मतलब है भाई, एक-एक नंबर से लोगों के सिलेक्शन रह जाते हैं। तो पढ़ना तो हमको पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा जितने अच्छे से आप लोगों को करा सकूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग एक काम करना, आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो। तो जो-जो मैं बताता जाऊँ, एक पॉइंटर बनाते जाना है। मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगा कि नहीं। अगर हो सकता है मेरे से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दे। बट मैं जो बताता जा रहा हूँ तो आपको लोग पॉइंटर्स बनाते जाना है। और आप लोगों को अगर कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो चैट बॉक्स में म्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना, चैट बॉक्स में लिख देना, मैं जो भी होगा उसका आंसर कर दूँगा। ठीक है? तो फैमिली लॉ फैमिली लॉ में पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के बाद हम लोग पढ़ेंगे एडॉप्शन। एडॉप्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ, और मुस्लिम लॉ के बाद फिर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसका थोड़ा बहुत, जो बहुत रेयर ही आता है, उसका थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिंदू लॉ में क्या, हिंदू लॉ में हम लोग पहले शुरुआत करेंगे, जैसे पहले सोर्सेस क्या थे हिंदू लॉ के, फिर क्या हुआ, फिर कैसे आया, अब हिंदू मैरिज एक्ट कैसे आया, फिर इसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अपना आप लोग पेन कॉपी ले लो और लिखते जाना साथ साथ में। ठीक है? तो हिंदू लॉ जो बेसिकली है वो, हम जब एंशियंट लॉ की बात करें, एंशियंट में तो श्रुतिज जैसे वेदास, जो हमारे वेदास हैं, 4 वेद हैं, वो हो गए। इसके बाद हमारी स्मृतिज हैं, स्मृतिज जैसे हमारी मनुस्मृति है। इसके बाद कुछ कमेंट्रीज आई, जैसे स्मृतिज पे ही कमेंट्रीज आई, कुछ फिलोसफर्स ने कमेंट्रीज दी। इसमें कमेंट्रीज में से हमारी मिताक्षरा और दयाभाग। तो ये इन्हीं के जो, इनमें जो कमेंट्रीज हैं, इनमें जो लॉ दिया है उसी से हमारा हिंदू लॉ गवर्न होता था पहले। इसी की बेसिकली ये, इसी से मैरिज का, इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का जो भी हमारा चलता था, इसी पे चलता था। तो इसके बाद हमारे फिर जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हमको जरूरत पड़ी कि भाई लॉ को, जो हमारा है, इसको कस्टम्स हैं, जो यूजेस हैं, इनको कोडिफाई करते हैं। तो फिर एक राव कमेटी बनी, सर नरसिंह बेनेगल राव। उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, और उस ड्राफ्ट को आगे चल के 1955 में हमारे 4 एक्ट बनाए गए। उससे पहले भी कुछ हमारे एक्ट, जैसे कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट है, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट है, और अ, ये सब 2-3 एक्ट पहले भी आ चुके थे। तो राव कमेटी के रिकमेंडेशंस पे हमारे जो ये हम आज पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये सब ये राव कमेटी के उसमें बने थे। तो 1955 में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट बना। ठीक है? उसके पहले क्या होता था कि मिताक्षरा और दया भागा, 2 स्कूल थे या कमेंट्रीज कह लो। तो मिताक्षरा और दया भागा से ही सब गवर्न होता था। उन्हीं की कमेंट्रीज पे ही हम, हमारा मैरिज, इनहेरिटेंस, सक्सेशन वैसे चलता था। ठीक है? तो हम बात करेंगे कि पहले मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो हमारे हिंदू लॉ में मैरिज थी, वो 8 टाइप्स की मैरिज होती थी। 8 टाइप्स में 4 अप्रूव्ड मैरिज और 4 अनअप्रूव्ड मैरिज। 4 अप्रूव्ड कौन सी थी? ब्रह्म, देव, हर्ष, प्रजापति। ये 4 अप्रूव्ड मैरिज थी। और अनअप्रूव्ड मैरिज कौन सी थी? असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। ये 4 हमारी अनअप्रूव्ड मैरिजेस थी। आपके सिलेबस में ऐसा पूछेगा नहीं ब्रह्म क्या है, देव क्या है, ये सब अभी नहीं पूछेगा, ये बात के लिए। लेकिन मैंने आपको बस ये बता दिया कि 4, हम 8 मैरिजेस हमारे हिंदू लॉ में थी। तो हो सकता है कि मैरिजेस पूछ ले कि कितनी मैरिजेस थी। ये एंशिएंट लॉ में थी, अब ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले का था। 1955 में आया हिंदू मैरिज एक्ट। इसकी डेट लिख लेना, डेट पूछ सकता है। 18 मई 1955 को हिंदू मैरिज एक्ट आया। ठीक है? अब हम इसके जो है हिंदू मैरिज एक्ट में हम इसके सेक्शंस डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में क्या दिया है, क्या कैसे होता है। एक मिनट। देखो हिंदी में जो आप पढ़ोगे ना, ये इनके इंग्लिश में नेम नहीं है, ये हिंदी में ही है और ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे।
ये ब्रह्मदेव अर्ष प्रजापति, ये नाम ऐसे ही है, इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मैं जो चीज़ इंग्लिश में है वो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, बाकी जो चीज़ हिंदी के नेम है वो हिंदी में ही पढ़ने पड़ेंगे, वो एज इट इज दिए गए हैं। ठीक है। तो पहले अब हम शुरू करते हैं 1955 एक्ट जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसका सेक्शन, आपको सेक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेक्शन नहीं पूछेगा कि सेक्शन में क्या दिया है, बट हाँ क्वेश्चन आएंगे कि किसमें क्या कहते हैं। ठीक है। तो सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड, कि जो हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट है, ये इसका एक्सटेंड क्या होगा, कहाँ तक ये, कि इसकी बाउंड्री क्या है एक तरीके से। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये पूरे इंडिया में होगा, होल इंडिया। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, बट अब जम्मू कश्मीर जब से 35 हटा तो जम्मू कश्मीर में भी लगेगा। इसके बाद चलो, अभी चैट तुम लोगों के बहुत आ रहा है, मैं तुम लोगों को लास्ट में सब चीजें बता दूंगा कितने क्लास में होगा क्या होगा। अभी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, बीच बीच बार बार टू मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बाद में कर लेना, जो जो डाउट हो वो पूछ लो, ये सब चीजें लास्ट में 10 मिनट रुकूंगा तब सारी चीजें बता दूंगा, कितने क्लास में करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ठीक। तो पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, अब वहां भी होगा। इसके बाद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी होता है, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है, वो अगर अमेरिका में भी है, तो अगर वहां भी वो मैरिज करेगा या कुछ करेगा तो वो उसमें भी हिंदू लॉ गवर्न होगा उसके लिए भी। तो इसमें होल इंडिया में भी और किसी भी टेरिटरी में अगर हिंदू है उन पर भी गवर्न होगा अपना हिंदू लॉ। ठीक। इसके बाद सेकंड, जो इसका सेक्शन सेकंड है, उसमें इसमें एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, मतलब हिंदू लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा, कौन वो लोग हैं जिन पे हिंदू लॉ लगेगा। तो वो तो एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन, मतलब कोई भी पर्सन जो हिंदू बाय रिलीजन है, मतलब हिंदू जैसे हम, जैसे मैं हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो जो भी पर्सन वो हिंदू बाय रिलीजन होगा उस पर लगाएगा। इसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन जो वीर सेवा, लिंगायत या ब्रह्मो, प्रार्थना या आर्य समाज, आपने सुने होंगे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये जो भी है लोग, लिंगायत, वैर सभा वो लोग होते हैं जो भगवान शिव को मानते हैं। तो ये जैसे ये जितने लोग हैं इन पे सब में हिंदू लोग गवर्न होगा। ठीक। इसके बाद कौन कौन होंगे, टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन, मतलब बुद्धिस्ट भी, जैन भी और सिख भी, इन पे भी हिंदू लोग गवर्न होंगे। ठीक। इसके बाद वो कोई भी पर्सन हु इज नॉट ए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव, मतलब एनी पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव, जो इस टेरिटरी में रहता है और मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जीव नहीं है, वो उस पर हिंदू लॉ लगेगा। ठीक है। हाँ, बट इसमें एक वो है कि ऐसा कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए हमारे ट्राइबल एरिया के कुछ लोग हैं जो ट्राइब्स हैं, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक ऑर्डर नहीं करती है तब तक उसमें हिंदू लॉ नहीं लगता है। तो कुछ इसमें एक्सेप्शन है, उनमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं, अगर उनके कस्टम यूजेस हैं जिसमें उनके अकॉर्डिंग की हिंदू लॉ उन पर गवर्न नहीं होना चाहिए, तो वहां पर नहीं होता है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ऑर्डर करती है कि भाई इस ट्राइब में होगा, इस ट्राइब में नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो ये बोलता है हु इज ए हिंदू, मतलब हिंदू कौन कौन होगा। अब हमने तो ये तो पढ़ लिया कि हिंदू लोग किस पे लगेगा, यस इट इज एप्लीकेबल ऑन जम्मू कश्मीर, अब होगा, पहले नहीं था, बट जब 35A हट गया है, अब वो भी यूटी है, वो भी इंडिया का पार्ट है, तो उसमें भी लगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि हु इज ए हिंदू, तो हिंदू कौन कौन होगा। तो हिंदू कौन होगा, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, कोई भी चाइल्ड हो अगर उसके दोनों पेरेंट्स हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख या जैन रिलीजन के होंगे तो वो हिंदू होगा। एनी पर्सन whose both parents are Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion, he will be Hindu. ठीक। Then any child, legitimate or illegitimate, whose parents is a Hindu, any one of his Hindu and जिसकी upbringing हिंदू हिंदू कल्चर, हिंदू कम्युनिटी हुए, मान लीजिए आप दो पेरेंट्स हैं, एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है, उनकी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो गई, तो ये क्या लॉ क्या कहता है, अगर अगर कोई पर्सन है और वो उसका एक पेरेंट्स कोई हिंदू है और उसकी जो अपब्रिंगिंग है, मतलब जो उसका पोषण हुआ है, जो उसकी
जो वो ब्रॉटअप हिंदू फैमिली में हुआ है, हिंदू कल्चर, हिंदू कस्टम। मैं एक बार वीडियो बंद कर देता हूँ अगर ऑडियो वीक हो रही है, ठीक है। हिंदू कल्चर, अब ठीक है, ऑडियो सही आ रही है। हाँ जी भैया, आप पढ़ाइए एक बार फिर। हाँ, तो अगर जैसे मान लो दो बताया मैंने, तो जैसे कोई भी एक, अगर अगर कोई भी एक पेरेंट्स, फादर या मदर अगर हिंदू है और उसका जो अपब्रिंगिंग है वो हिंदू कल्चर, हिंदू कस्टम्स के अकॉर्डिंग हुई है, तो वो हिंदू माना जाएगा कि हाँ ये भाई ये हिंदू है। थर्ड, कि एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख रिलीजन, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कन्वर्ट हो गया हो हिंदू में, हिंदू रिलीजन में, बुद्धिस्ट रिलीजन में, जैन में या सिख में, उसको हिंदू माना जाएगा। और अब कन्वर्ट के लिए हिंदू, जैसे हिंदू में क्या होता है ना, कन्वर्ट के लिए कोई ऐसी सेरेमनी नहीं होती है। आपने अगर कह दिया कि मैं हिंदू हूँ, आपने अखबार में निकलवा दिया कि आज से मैं हिंदू कस्टम को फॉलो करूंगा और आप हिंदू कस्टम और रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, तो आप हिंदू माने जाओगे। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो कन्वर्ट हो गया हो हिंदू, बुद्धिज्म, जैन या सिख में, तो उसको हिंदू माना जाएगा। ये हमारा सेक्शन 2 कहता है। सेक्शन 2 में बेसिकली दो चीजें हैं कि अप्लीकेबल किस पे होगा और हु इज हिंदू। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में कुछ डिफिनीशंस दी हुई है, वो डिफिनीशंस मैं आपको साथ साथ बता दूंगा जब आगे ये सब सारी चीजें आएंगी। हाँ, सिख भी इंक्लूडेड होते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू और सिख, ये चार रिलीजन, इन पे हमारा एक्ट एप्लीकेबल होता है। डिफिनीशंस है वो मैं आगे आपको जब वो आएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा, एक एक वर्ड का मतलब बता दूंगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है बेसिकली। इसके बाद सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट है। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब है कि इस एक्ट के आने के बाद, इससे पहले कोई भी लॉ रहा हो, कोई भी कस्टम रहा हो, कोई भी यूजेस कुछ भी रहा हो, कैसा भी कुछ भी हो, अगर वो इसको इस एक्ट के साथ वो नहीं करता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंकंसिस्टेंट है, कोई भी ऐसा कोई क्लॉज, ऐसा कुछ भी कस्टम है, तो वो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद सिर्फ यही एक्ट हमारा माना जाएगा, इसी एक्ट के थ्रू ही सारी चीजें गवर्न होगी। ये ओवर राइडिंग इफेक्ट सेक्शन 4 में इसमें दिया हुआ है। ठीक, अब आएगा इसके बाद हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, हिंदू मैरिज एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें दी है कंडीशंस। अभी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, हेलो, मैं एक बार वीडियो ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। क्या मतलब लोग दिक्कत हो रहा था, चलो ऐसे ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा समझते जाओ, और नोट्स अगर मैं से कोई नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे तो पढ़ लेना, मैं सारी चीजें बाकी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 सबसे इम्पोर्टेंट है इस एक्ट का। इसमें दी हुई है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज, कि हिंदू मैरिज की क्या क्या कंडीशन होंगी। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तभी आपकी मैरिज वैलिड होगी। अगर ये कंडीशंस वैलिड नहीं हुई, या अगर आपने ये कंडीशंस फॉलो नहीं की, तो आपकी मैरिज जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है कि नाइदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी भी पार्टी का, मतलब अगर आप अगर पहले से पहले आपकी एक वाइफ है, आप मतलब कोई हस्बैंड है उसकी वाइफ है और दूसरी शादी करता है, तो वो मैरिज वैलिड नहीं है। इसका मतलब सेक्शन 5 जो है वो प्रोहिबिट करता है बाईगैमी, कि आप बाईगैमी नहीं कर सकते। हमारे हिंदू मैरिज में, हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक शादी का वो है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हो। तो जब आप शादी करोगे तो आपकी कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे आपने पहले शादी की, फिर आपने डाइवोर्स ले लिया, डिग्री ऑफ नलिटी ले ली, फिर इसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो, बट जिस टाइम पे आप मैरिड हो उस टाइम पे आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब आप दूसरी शादी करते हो तो वो वैलिड नहीं है। इसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है वो है कि अनसाउंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब कि कोई भी पर्सन जो है वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए। मतलब उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक वैलिड कंसेंट दे सके कि भाई हाँ मैं मैरिज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, या कोई पर्सन इंसेन है, तो जो इंसेन या ऐसा पर्सन होगा वो शादी वैलिड नहीं होगी। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज,
एट द टाइम ऑफ मैरिज पर्सन अनसाउंड नहीं होना चाहिए, इंसेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा जो है सेकंड क्लॉज कहता है फिफ्थ का। इसके बाद फिफ्थ का जो थर्ड क्लॉज है, सेक्शन फिफ्थ का, वो ये कहता है कि जो ब्राइड ग्रूम है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, और जो ब्राइड है वो एटलीस्ट 18 ईयर्स की होनी चाहिए, मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो बॉय की एज है 21 और गर्ल की एज है 18। तो 21 और 18, ये अगर इससे पहले शादी होती है तो वो शादी अब वैलिड है, लेकिन उसमें पनिशमेंट मिल सकती है। तो मैरिज वैलिड होती है। बहुत जगह आप पढ़ोगे कि वाइड वाइड है वाइडेबल, ऐसा नहीं है। वाइड है वाइडेबल बताऊंगा आगे क्या होता है। बट वो जो मैरिज है अगर इससे पहले भी हो जाती है तो भी वैलिड मानी जाएगी, बट हाँ पनिशमेंट आपको मिल सकती है, आप पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। इसके बाद जो उसका फिफ्थ का फोर्थ क्लॉज है, वो ये कहता है कि आप अपनी क्लोज रिलेशंस में या क्लोज वंस में आप शादी नहीं कर सकते। मतलब वो बोलता है डिग्रीज ऑफ प्रोवेटेड रिलेशनशिप। तो डिग्रीज ऑफ प्रोवेटेड रिलेशनशिप क्या है? डिग्री ऑफ प्रोवेटेड रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब जैसे मैं हूँ, तो मेरे फादर ग्रैंड फादर, तो हम हमारे आप जो ये लीनियर डिसेंडेंट है इसमें शादी नहीं हो सकती। मतलब किसी भी से, तो मदर से शादी नहीं हो सकती आप, इसके बाद ग्रैंड मदर से शादी नहीं हो सकती। तो ये सब जो ये होता है डिग्रीज ऑफ प्रोवेटेड रिलेशनशिप होते हैं। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि जैसे आप अपने अंकल एंड आंट इनसे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोई अंकल एंड नीस शादी नहीं कर सकते, आंट एंड नेफ्यू शादी नहीं कर सकते, मामी है, चाची है, बुआ है, इनसे किसी से शादी नहीं हो सकती आपकी। आपके उससे कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, ये सब जो है ना ये डिग्रीज ऑफ प्रोवेटेड रिलेशनशिप में आती है। ये सब इनसे आपका मैरिज नहीं हो सकती। अगर आप इनसे मैरिज करते हो तो वो वाइड मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है सपिंदा रिलेशनशिप। सपिंदा रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है कि ये आप ये समझ लो कि जो चीजें डिग्री ऑफ प्राइवेट रिलेशनशिप में रह गई, मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे ना जो इसमें नहीं आए, तो वो सपिंदा रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो सपिंदा रिलेशनशिप हमारा कैसे गवर्न होता है कि फादर की 5 पीढ़ियां ऊपर, मतलब 5 असेंडेंट्स, मतलब 5 पीढ़ियां ऊपर तक फादर के साइड से और 3 मदर के साइड से, ये आपका सपिंदा रिलेशनशिप में आता है, ठीक है। तो अब सपिंदा रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ प्रोविटर रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये सपिंदा रिलेशनशिप क्या है और डिग्री ऑफ प्रोविटर रिलेशनशिप क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिग्री ऑफ प्रोविटर, तो मैंने आपको बताया कि आपके जितने क्लोज्ड वंस हैं सारे आसपास के, वो आपके डिग्री ऑफ प्रोविटर रिलेशनशिप में आ जाए। सपिंदा रिलेशनशिप में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एक मेरे फादर हैं, फादर के फादर मतलब ग्रैंड फादर हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर के ऊपर भी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, उनका हो सकता है उनका भी कोई एक लड़का रहा हो। तो वो एक एक मेरी पीढ़ी ऐसे आ रही है, एक आ रहा है लीनियर डिसेंडेंट हम लोग हैं, और एक हो सकता है उनका भी एक लीनियर डिसेंडेंट रहा हो। तो वो एक सपिंदा में एक सपिंड मतलब होता है कि पिंड, जो हम लोग पिंड दान करते हैं ना, आप लोगों ने हिंदू में पढ़ा होगा पिंड, जानते होगे आप लोग पिंड दान। तो एक पिंड हमारे एक पिंड है, वो हमारा एक ही जीन है, एक ही लीनेज वो है, हमारे जो एसेंडेंट्स हैं वो कॉमन है। तो इस वो सपिंदा रिलेशन में आ जाता है। तो इसी तरह फादर की तरफ से 5 पीढ़ी ऊपर तक और मदर की तरफ 3 लीनियर एसेंडेंट। तो ये दोनों ये जो है ये सपिंदा रिलेशन में आता है। तो आप सपिंदा रिलेशनशिप में मैरिज नहीं कर सकते। अगर आपको समझ नहीं पाया तो मैं एक चार्ट बना के आपको कोशिश करता हूँ। चलिए मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, ठीक है। बेसिकली यही होता है कि फिफ्थ जनरेशन फादर तक और थर्ड जनरेशन मदर, उनके जो भी आपके एक डिसेंडेंट्स लिए होंगे उनसे आपकी शादी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसके बाद हमारा 5 सेक्शन 5 हो गया। सेक्शन 6
सेक्शन 6 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 जो है, सेक्शन 7 ये कहता है कि सेरेमनीज कुछ हिंदू मैरिज में होती है। तो जैसे सप्तपदी, सप्तपदी आप लोग जानते होंगे, जो 7 फेरे लिए जाते हैं ना सेक्रेड फायर के अराउंड, तो उसे सप्तपदी बोलते हैं। तो जो ये जैसे ही सप्तपदी हुई तो वो मैरिज मान लिया जाएगा कि हाँ मैरिज कंप्लीट हो गई। तो बहुत सारी कुछ सेरेमनी अलग अलग होती हैं, सप्तपदी है, कन्यादान है, ये सब सारी सेरेमनीज होती हैं। तो ये जब सेरेमनीज हो जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी जो मैरिज है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद सेक्शन 8 है, वो सेक्शन 8 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं भी कराते हो बट आपकी सेरेमनीज हुई हैं सारी, जो भी वैलिड सेरेमनीज होती हैं वो आपने की हैं, तो आपकी वैलिड जो मैरिज जो है वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हो गई। तो अब हमारा आता है, अब हम पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 11 और 12। इसके बाद मैं आपको 9 और 10 बताऊंगा। पहले 11 और 12 पढ़ लेंगे, वाइड और वाइडेबल मैरिज, कि कौन सी मैरिजेस जो है वो वाइड होंगी, कौन सी मैरिजेस हैं जो वाइडेबल होंगी। तो वाइड क्या होता है? वाइड जो होता है कि जो वाइड अब इनिशियो, मतलब जो शुरू से ही वाइड है, मतलब उसमें नल है, मतलब शुरू से ही वाइड है, वो वैलिड है ही नहीं, तो उसे बोलते हैं वाइड मैरिजेस। तो वाइड मैरिजेस कौन कौन सी होती हैं? वाइड मैरिजेस होती हैं कि अगर आप बाइगैमी, मतलब अगर आप अ, आपकी कोई वाइफ है, लिविंग वाइफ है या हस्बैंड है, अगर आप बाइगैमी करते हो तो वो जो सेकंड वाइफ होगी वो उसके साथ वाइड माना जाएगा, आपकी मैरिज जो है वो वाइड होगी। इसके बाद अगर आप अपनी डिग्री, प्रोहिबिटेड डिग्री जो है रिलेशनशिप उसमें आप करते हो तो भी आपको वाइड माना जाएगा। अगर आप सपिंदा रिलेशनशिप में आप मैरिज करते हो तो भी वाइड होगी। तो मतलब 3 कंडीशंस में जो है वो वाइड माना जाएगा। कौन कौन सी? एक बाइगैमी हो गई, एक हो गई डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और दूसरा सपिंदा। ये 3 वाइड माना जाता है। इसके बाद सेक्शन जो 12 है वो है वाइडेबल। वाइडेबल का मतलब है कि वो वैलिड है, तब तक वैलिड है जब तक कोर्ट जो है वो डिग्री ऑफ नलिटी नहीं पास कर देता। मतलब अगर आप जब तक कोर्ट नहीं जाते हो, कोर्ट जाके आप डिग्री ऑफ नलिटी नहीं लेते हो कि भाई इसको अडल कर दो या इसको डिसॉल्व कर दो, तो तब तक वो मैरिज वैलिड वैलिड है। तो उसको बोलते हैं वाइडेबल। वाइडेबल मैरिजेस कौन कौन सी होती है? वाइडेबल मैरिजेस होती हैं कि आप अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज आपने अनसाउंड, कोई अनसाउंड माइंड है या कोई इनसेन पर्सन है, उससे शादी हो गई, तो आप अपनी मैरिज जो है वो वाइड करवा सकते हो। आप कोर्ट के पास जाओ, डिग्री ऑफ नलिटी ले लोगे, तो आपकी मैरिज जो है वो वाइड हो जाएगी। ठीक है। दूसरा कि जो पर्सन है ना वो इम्पोर्टेंट, अगर मान लो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मतलब वो बच्चों का जो ना प्रोक्रिएशन, मतलब बच्चे नहीं पैदा कर सकता, तो भी आप वो ले सकते हो, डिग्री ले सकते हो नलिटी की। ठीक है, वाइडेबल माना जाएगा। इसके बाद अगर आपकी जो कंसेंट है वो फ्रॉड, कोएजन, या आपने पढ़ा होगा सारी चीजें टर्म्स है, अगर फ्रॉड या फोर्स के थ्रू अगर आपकी जो कंसेंट है वो ली जाती है, तो भी आप मैरिज अपनी वाइडेबल या डिग्री जाके कोर्ट से डिग्री ले सकते हो। ठीक है। और एक चौथा भी होता है, जैसे कोई वाइफ, कोई किसी हस्बैंड या वाइफ की शादी हुई, तो वो जो वाइफ है वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, और आप मैरिज के टाइम आपको पता चला वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आप इस फैक्ट से अननोन थे, आप इस फैक्ट को आपको पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है, और आपकी उसके शादी हो जाती है, तो आप डिग्री ले सकते हो, वो वाइडेबल मैरिज मानी जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम सेक्शन 9 में आते हैं। सेक्शन 9 है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कंजुगल राइट्स मतलब क्या होता है? कंजुगल राइट्स का मतलब होता है कि जो राइट्स क्रिएटेड बाय मैरिज, जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ, मतलब वाइफ है, हस्बैंड है, तो आपको साथ रहना होगा, कोहिबिटेशन करना पड़ेगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सारी चीजें ये कंजुगल राइट्स में आते हैं। तो ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। सेक्शन 9 जो है वो कहता है कि इन केस कोई ऐसा पर्सन है जो वेदर आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, ठीक है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर,
मतलब आप अगर कोई हस्बैंड और कोई वाइफ है, तो वो बिना किसी एक्सक्यूज या किसी वैलिड ग्राउंड के अपने हस्बैंड को छोड़ देता है या अबेंडन कर देता है, दूसरी जगह से रहने लगता है या छोड़ छोड़ के चला जाता है, तो जो दूसरा पर्सन है वो कोर्ट में जाकर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री केस करता है, जो है कि भाई नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, तो किस एक्सक्यूज के द्वारा उसने ऐसा क्यों उसको छोड़ा, तो वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास कर देगी कि भाई आप जाइए और अपने कॉन्जुगल राइट्स के साथ में रहिए। तो सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है। ठीक है, आपको ये बेसिकली थोड़ी चीजें पूछेगा और ऐसे कोई बेसिक डीप नहीं आएगा। इसके बाद सेक्शन 10 में है जुडिशियल सेपरेशन। कंजुगल राइट्स दोबारा बता देता हूँ। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मतलब होता है कि जैसे आप दो पर्सन की मैरिज हुई, तो शादी के बाद वो एक जगह रहेंगे, एक छत के नीचे रहेंगे, एक प्लेस पे रहेंगे, उनके बीच वो सारी चीजें होंगी जो हस्बैंड और वाइफ के लिए होती है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हर चीज। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है, मान लीजिए आप जैसे मतलब कोई पर्सन है उसे गुस्सा बहुत आता है, तो वाइफ नाराज हो गई कि भाई इसको गुस्सा बहुत आता है, तो वो छोड़ के चली गई, अब वो आ ही नहीं रही है, तो जो हस्बैंड है वो कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट के पास ये कहेगा कि भाई ये मुझको इसने अबेंडन कर दिया है, छोड़ दिया है, और कोई ऐसा कोई भी वैलिड ग्राउंड नहीं है, मतलब गुस्सा आना कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, कोई भी ऐसा वैलिड ग्राउंड नहीं है, तो कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर देगा हस्बैंड के लिए कि भाई हाँ आप वाइफ को कि भाई आप आओ और अपने हस्बैंड के साथ रहो, तो उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो ये सेक्शन 9 में दिया हुआ है, मतलब कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई वैलिड ग्राउंड है, तो जैसे वैलिड ग्राउंड क्या हो सकता है, मान लीजिए आप एक तरह से समझ लो क्रुएलिटी, कोई मारता पीटता है या कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मारता है, तो वो अगर छोड़ के चली जाती है तो हाँ उसके पास एक वैलिड ग्राउंड है कि भाई इसलिए मैंने छोड़ा। तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में दिया गया है कि आप अब ऐसे ही अबेंडन कर नहीं कर सकते आप अपने हस्बैंड या वाइफ। ठीक, उसके बाद है सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। तो जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में है, जैसे जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि आप एक कोर्ट में केस करोगे कि भाई हमको डिग्री चाहिए कि हम अपने जो कॉन्जुगल राइट्स हैं वो नहीं करेंगे, हमको नहीं रहना है अपने हस्बैंड के साथ। आप ये जाके कोई हस्बैंड या वाइफ डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है। तो इसमें क्या होगा, कोर्ट जो है वो डिग्री पास कर देगी कि भाई आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास की जाती है, और अब आपको कोहेबिटेशन करने के, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की, किसी भी तरह की कोई भी कॉन्जुगल राइट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप अलग अलग रह सकते हो। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स, अभी मैं डाइवोर्स थोड़ा बताऊंगा आपको, ये थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है कि जुडिशियल सेपरेशन में आप अभी मैरिज आपकी एनल नहीं हुई है, आप अभी भी शादीशुदा हो, दोनों लोग आपकी शादी है, मतलब आप अभी भी मैरिड हो, बट आप अलग अलग रहते हो, आपको जो अपने कंजुगल राइट्स हैं जो एक मैरिज के बाद एक राइट्स पर वो होते हैं, वो फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो ये सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन होता है। जुडिशियल सेपरेशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे क्रुएलिटी है, तो क्रुएलिटी पे आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। क्रुएलिटी कैसे भी हो सकती है, मेंटल क्रुएलिटी, फिजिकल क्रुएलिटी। इसके बाद डिजर्शन, मान लो कोई कोई हस्बैंड या कुछ है छोड़ देता है, ठीक है, 2 साल से नहीं आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो अभी आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। इस तरह की 2-3 ग्राउंड है जिसपे आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। ये आपका डिफाइन है सेक्शन 10 में। इसके बाद जो सेक्शन 13, सेक्शन 13 आता है डाइवोर्स। ठीक है, तो सेक्शन 13 में डाइवोर्स है। डाइवोर्स आप कब कब ले सकते हो, डाइवोर्स के लिए, एक मिनट हाँ। तो डाइवोर्स लेने का जो पहला ग्राउंड है वो तो है कि भाई एडल्ट्री। ठीक है, कि एडल्ट्री क्या होता है कि आप मैरिड हो और किसी आप मैरिड दूसरे किसी अलग दूसरे पर्सन के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स या ऐसे किसी भी उसमें हो, इंडल्ज करते हो, तो भाई ये एडल्ट्री होगी। तो अगर कोई वाइफ या कोई हस्बैंड एडल्ट्री करता है, तो जो दूसरी पार्टी है वो डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। ठीक है, दूसरा
डाइवोर्स के लिए क्या होता है कि क्रुएलिटी भी डाइवोर्स के लिए है, कि कोई पर्सन मेंटल या फिजिकल क्रुएलिटी करता है तो आप वो ले सकते हो। ठीक है। एडल्ट्री पहले क्राइम था, अब क्राइम नहीं है, बट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अभी भी है। आप एडल्ट्री के बेसिस पे डाइवोर्स ले सकते हो, बट पहले क्राइम था, अब क्राइम नहीं है। ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कन्वर्ट हो गया। वो पहले हिंदू था, आपने जब उससे शादी की वो हिंदू था, फिर वो बाद में वो मुस्लिम क्रिश्चियन किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, तो आप डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक। फोर्थ क्या है, अनसाउंड ऑफ माइंड। मतलब कोई कोई पर्सन है, जैसे आपकी मैरिज हुई और वो इनकेस वो अनसाउंड माइंड का है, और या कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है कि हाँ भाई आपको खतरा है उससे, आपको अपनी लाइफ का, ठीक है, आपकी लाइफ का खतरा है, तो आप उसमें भी डाइवोर्स ले सकते हो। इसके बाद कोई ऐसी वेनरियल डिसीज है, मतलब कोई ऐसी डिसीज है जो बहुत खतरनाक है या कम्युनिकेबल, तो भी आप ले सकते हो डाइवोर्स। देन एक होता है कि रिनाउंस। आपने सोचा बहुत लोग होते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, भाई रिनाउंस कर देते हैं वर्ड की, हम जा रहे हैं साधु बन जाएंगे, हरिद्वार में बैठेंगे, ऋषिकेश में बैठेंगे। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो रिनाउंस कर देता है कि वर्ड को, ठीक है, रिलीजियस उसमें, तो आप जाके उस केस में भी आप डाइवोर्स ले सकते हो। इसके बाद लास्ट क्लॉज क्या है कि अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड है, वो कहीं चले गए, कोई वाइफ है उसका हस्बैंड कहीं चला गया, और 7 years तक उसका कुछ पता ही नहीं चला, किसी को भी आसपास किसी भी पर्सन को उसके होने का कोई भी खबर नहीं मिली, ठीक है, तो आप उस केस में भी डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है। ये डाइवोर्स की कुछ कंडीशंस हैं। इसके बाद डाइवोर्स में सेक्शन 13 में ना वाइफ को भी कुछ अलग से दिए हुए हैं। जैसे ये जो ग्राउंड्स मैंने अभी बताई, हस्बैंड या वाइफ कोई भी कर सकता है। ठीक है। जैसे आप हस्बैंड या वाइफ इन केसेस पे, जैसे एडल्ट्री हो गया, क्रुएलिटी हो गई, डिसीज हो गया, कन्वर्जन हो गया, ठीक है, कोई पर्सन रिनाउंस कर देता है, या कोई पर्सन 7 साल तक उसका पता नहीं चलता है। ठीक। तो ये सब जो चीजें हैं, ये इस केसेस पे आप डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है। अब कुछ सेक्शन 13 है, 13(2), वो कुछ वाइफ को अलग से ग्राउंड देता है कि भाई वाइफ जो है वो इन केसेस पे भी डाइवोर्स ले सकती है। तो वो केसेस क्या क्या है, जैसे मतलब हस्बैंड है, वो रेप या सोडोमी ये किसी के लिए गिल्टी पाया जाता है, तो वाइफ जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि कोई वाइफ है, वो 15 years के पहले उसकी शादी हो गई, और जब वो 15 years की थी उसके पहले उसकी शादी हो गई, तो 18 years के होने के पहले, मतलब 15 to 18 के बीच का जो टाइम है उसमें वो डाइवोर्स ले सकती है। ठीक है। ये वाइफ को ये कुछ दिए हुए हैं अधिकार। इसके बाद 13 भी है कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो आप म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकते हो, कि भाई दोनों वाइफ और हस्बैंड ये चाहते हैं कि हम भाई साथ नहीं रह सकते, हमारे बीच कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो जो वो दोनों हैं वो भी म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 ये कहता है कि जो भी डाइवोर्स के लिए आपको पिटीशन फाइल करनी है, वो आप 1 साल बाद करोगे। मतलब जब शादी के आपके 1 साल हो जाते हैं उसके बाद आप फाइल कर सकते हो, तो मतलब 1 साल का समय आपको लेना पड़ेगा पिटीशन फाइल करने के लिए। ठीक है। ये सेक्शन 14 कहता है। अब सेक्शन 15 जो कहता है कि जो डाइवोर्स पर्सन है वो दोबारा शादी कर सकता है कि नहीं, तो सेक्शन 15 इसकी परमिशन देता है कि हाँ भाई आप शादी कर सकते हो, लेकिन कब। जैसे आपने मान लो कोई पिटीशन फाइल की, ठीक है, कोर्ट ने डिग्री दे दी। डिग्री एक तरह समझ लीजिए ऑर्डर, कि भाई ऑर्डर दे दिया कि आपको डाइवोर्स दिया जाता है।
तो आपके पास कुछ टाइम होगा अपील करने का, आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो, ठीक है। तो जो अपील का टाइम भी खत्म हो जाएगा, इसके बाद आप दोबारा कोई भी पर्सन है वो शादी कर सकता है, ठीक है। तो हाँ, रीमैरिज होती है, सेक्शन 15 अलाउ करते हैं। अब इसके बाद सेक्शन 16 जो है वो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस को बताता है। तो लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन क्या होते हैं? तो लेजिटिमेट क्या होते हैं कि कोई भी पर्सन जो है, तो कोई भी बच्चा है, वो अगर वैलिड मैरिज से होता है, जो सेक्शन 5 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, तो उसमें वैलिड मैरिजेस से होता है, वो लेजिटिमेट माना जाएगा कि आपके जो फादर और मदर है उनकी जो मैरिज है वो वैलिड है। बट अगर कोई पर्सन वाइड और वाइडेबल मैरिज से भी होता है, जो जैसे जो सेक्शन 5 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि सपिंदा रिलेशनशिप है, प्रोबिटर रिलेशनशिप है, तो बाय तो ये जो इनमें भी अगर कोई होता है, कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो भी लेजिटिमेट ही होगा। अगर वाइडेबल मैरिजेस से भी होता है तो भी लेजिटिमेट होगा। इलेजिटिमेट कब हो सकता है? जैसे इन केस आप समझ लो कि जैसे रेप, रेप अगर होता है और रेप के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसको इलेजिटिमेट माना जाएगा। या मैरिज ही नहीं हुई, शादी ही नहीं हुई, ठीक है। कुछ ऐसे भी बहुत सारे वैलिड केसेस होते हैं जो जिसमें मैरिज को माना ही जाता है, उसमें भी तब वो एलिजिमेट बच्चा माना जाता है, ठीक है। तो लेजिटिमेट और लेजिटिमेट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई वाइड मैरिज से अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या होगा, तो वो लेजिटिमेट होता है, ठीक है। वाइडेबल से भी लेजिटिमेट होता है। अब इसके बाद जो सेक्शन 17 है वो पनिशमेंट फॉर बाइगैमी। तो जो आप अगर बाइगैमी करते हो, अगर आपकी एक लिविंग स्पाउस है और उसके बाद आप दूसरी शादी कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो सेक्शन जो 17 है वो पनिशमेंट बताता है। और पनिशमेंट होती किस पे है? आईपीसी की सेक्शन है 494 और 495। तो ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट था। मोस्टली मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। एक बार जिसको जो डाउट हो ना, एक बार टाइप कर दो, उसमें बहुत ज्यादा चैट से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एक बार आप लोग टाइप कर दो जो जो डाउट्स है, मैं आपको एक एक करके डाउट क्लियर करता जाऊंगा। सेक्शन 4 जो है ना वो ओवर राइडिंग इफेक्ट है। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आप जैसे ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, तो जो हिंदू मैरिज एक्ट जब आया उसके पहले कोई भी लॉ होगा या कोई भी कस्टम होगा वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो अप्लीकेबल होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट होगा। तो ओवर राइडिंग इफेक्ट बताता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शंस लर्न नहीं करने हैं, बट कुछ याद कर लो। जैसे सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 कंडीशंस बताता है हिंदू मैरिज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 13 है, डाइवोर्स है, ठीक है। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सेक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा। एक मिनट रुक जाओ बस, थोड़ा सा चैट बहुत ज्यादा हो गई। सेक्शन 3 में डिफिनीशंस हैं, वो मैं डिफिनीशंस आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। एक बार रुक जाओ यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं अभी। एक बार आप टाइप मत करो, मैं पहले इतना क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके बाद बाकी कल ले लेंगे।
अब मत टाइप मत करो यार, रुक जाओ सब लोग थोड़ा। तो देखो, माइनर के साथ शादी वैलिड होती है अगर कोई लड़की या लड़का, मतलब लड़की 18 ईयर से कम है और लड़का 21 ईयर से कम है, तो जो उनकी मैरिज होगी वो ना तो वाइड होगी ना तो वाइडेबल होगी, वो वैलिड मानी जाएगी। बट उस पर आपको पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। वो पनिशमेंट मिल सकता है, बट वो वैलिड मैरिज होती है, ठीक है। बहुत जगह वाइडेबल लिखा होता है बट वाइडेबल नहीं होगा। कहीं भी क्वेश्चन आता है अगर माइनर से अगर बोलता है कि 18 ईयर से कम है लड़की, लड़का 21 ईयर से कम है, तो वो वैलिड मैरिज होती है, ठीक। देखो, आप लोग अगर ऐसे टाइप करते रहोगे तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि लगातार मैं एक क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ दूसरा आ जाता है। तो अब या तो आप लोग रुक जाओ, तो मैं कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दूं, ठीक है। क्योंकि वो चैट रुक ही नहीं रही है, आप लोग लाइन क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, ऐसे मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। मेरे चैट म्यूट हो सकती है क्या? चैट। एक बार सभी लोग रुक जाओ यार, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग डालोगे तो फिर भैया रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, मजबूरन हमें बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे दोबारा, कोई बात नहीं। आप हाँ कल हाँ। सेशन ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको भी जो भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप पे आप पूछ लेना। भी थोड़ा सा जो भैया ने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो आए हैं, जो भी डाउट्स, वो क्लियर करने दो भैया को। भैया आप करिए। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, चलो सर फैमिली लॉ कितने क्लास में होगा? फैमिली लॉ 4 से 5 क्लास में हो जाएगा, ठीक है। जब इज इट एप्लीकेबल इन जम्मू कश्मीर, तो हाँ वहाँ भी अब होगा, पहले नहीं था बट अब होगा, ठीक है। सेक्शन